अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12th उर्दू हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है गालिब की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। असदुल्ला खान नाम गालिब तखलस, इसी नाम से अदबी दुनिया में जाने जाते हैं। 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था और चाचा का नाम नसरुल्ला बेग था। कम उम्री में ही यानी कि 5 साल की उम्र में ही बाप का साया सर से उठ गया बचपन ही में। इसके बाद उनके चाचा ने गालिब की परवरिश की, लेकिन जब गालिब की उम्र 8 साल की हुई तो चाचा का भी इस दुनिया से इस दारी फानी से यानी कि वो भी इस दारी फानी से कूच कर गए। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, यानी कि गालिब की शादी खाली 13 साल की उम्र में हुई। उर्दू के मायानाज शायर गालिब का शुमार उर्दू के सबसे बड़े शायरों में होता है। यानी कि उर्दू के जो भी बड़े शायर हैं उनमें गालिब का शुमार पहले नंबर पे आता है, या गालिब का शुमार बड़े शायरों में होता है। 19वीं सदी को, जैसे 18वीं सदी को मीर का दौर कहा जाता है, मीर की सदी कहा जाता है, 19वीं सदी को गालिब की सदी कहा जाता। गालिब का कमाल ये था कि वो इंसानी नफ्सियात की गहराई में जाकर इस सलीके से बयान करते कि सुनने वाला मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाता। मिर्ज़ा गालिब मुसीबतों को हराते हराते बड़े हो गए हैं। बचपन ही से बड़े बड़े मसाइब का सामना करना पड़ा। पहले वालिद का साया सर से उड़ गया, फिर उनके चाचा उनकी परवरिश की। लेकिन जब गालिब की उम्र 8 साल की हुई तो उनके चाचा भी इस दुनिया से कोच कर गए। बहुत ही कम उम्री में 11 साल की उम्र में शायर व शायरी शुरू की। उनके आबा व अजदाद मशरिकी एशिया से उनका ताल्लुक़ था। तो गालिब 15 फरवरी 1869 ईस्वी को इस दुनिया से चल बसे। उनकी शायरी यानी कि उन्होंने अपनी शायरी की शुरुआत 11 साल की उम्र में ही थी। उस समय यहाँ पे फ़ारसी उरूज पे थी। यही वजह थी कि उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा फ़ारसी में है। उर्दू शायरी गालिब की सरपरस्ती में अपनी उरूज पर पहुँची। गालिब अपने ख़यालात का इजहार करते हुए अक्सर उर्दू शायरी के रिवायती कवानीन को बालाए ताक रख देते। इस वजह से उनके मुखालिफ करने वालों की भी एक बड़ी तादाद है। मिर्ज़ा ने दिल्ली को बर्बाद हुए खुद देखा, इनकी गदर का ज़माना अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मुसलमानों की एक अजीम सल्तनत को बर्बाद हुए देखा और बाहर से आई हुई एक अंग्रेज़ कौम को मुल्क की दर पर जाते हुए भी देखा। गालिबन यही वो पस मंज़र है जिसने उनकी नज़र में गहराई और फिक्र में वसत पैदा की। गालिब ने गज़ल में तकरीबन सभी इम्कानात को दरियाफ्त किया। उन्होंने रिवायत की गहरे शूर की रोशनी में अपनी बेपनाह तख्लीकी क़ुव्वत को बरोए कार लाया और नई रविश और जदीद तर्ज इजहार इख्तियार किया। गालिब की शायरी से उर्दू में फ़िक्र व फ़लसफ़ा की बाकायदा शुरुआत हुई। उन्होंने उर्दू गज़ल की बुनियाद और इंसानी नफ्सियात परखी। उर्दू गज़ल की बुनियाद तारीख या हसास और इंसानी नफ्सियात पर रखी। गालिब हुस्न के बरतरी को तस्लीम करते हुए उसके विकार और उसकी अज़मत के कायल है। उनके मज़ामीन में न सिर्फ मौजू की जद्दत है बल्कि असलूब में भी जद्दत मौजूद है। गालिब की शायरी के कई रंग हैं। इब्तिदाई कलाम, फ़ारसी आमेज़ यानी कि फ़ारसी में लिखा, और बहुत दकीक यानी कि बहुत मुश्किल था, जो कि
ان کی مشکل پسندی کا آئینہ دار ہے۔ اس میں وہ بے دل کی طرز اپناتے نظر آتے ہیں، لیکن جب خیالات میں پختگی آئی تو آسان زبان استعمال کرنے کی کوشش کی۔ غالب انسانی فطرت کی نبض کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور زمانے کی روش کو خوب پہچانتے تھے۔ ان کی شخصیت کا یہ پہلو ان کی شاعری میں بھی نظر آتا۔ غالب کی غزل میں تخیل کی پرواز، فلسفیانہ انداز بیان حاوی نظر آتے ہیں، اور اس میں ان کا کوئی مؤثر ان کے مد مقابل نظر نہیں آتا ہے۔ غالب نے ایک فلسفی کی طرح حیات و کائنات کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح اپنی غزل کا موضوع بنایا کہ شاعری اور دانشوری کا حسین ترین امتزاج بن کر اپنی انفرادیت کے ساتھ آبروئی غزل بن گئی۔ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہوگا، یعنی کہ زندگی کے ہر ایک پہلو میں غالب نے یعنی کہ اس پہ قلم اٹھایا، اس پہ قلم بند کیا۔ ان کے موضوعات میں انہوں نے غم، عشق، غم روزگار، حسن و جمال کا ذکر، حوصلہ مندی، زندگی کے تجربات، اپنے دور کی صورتحال، ماضی کی سمجھ اور مستقبل کا تصور، اور اس نوعیت کے سبھی موضوعات غالب کی غزلوں میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ غالب نے قصائد بھی لکھے۔ غالب کے کلام کی ایک اور خصوصیت فکر کی گہرائی، حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز بیان ہے۔ حیات اور کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہے۔ غالب کے کلام میں ایک اچھوتا پن ملتا ہے۔ وہ عام شہرہ پر چلنا اور سمجھتے ہیں اور معمولی سی بات کو بھی ایک نئے ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں۔